काला है तो क्या हुआ, दल वाला है। राजनीतिक दलों के लिए काले धन को सफेद करने का यही फंडा है। दिन रात मेहनत करते उनके लिए एक बड़ा यू कैन से इट इज अ पेन। तो वो अपने काले धन को कहीं वाइट तो नहीं कर रहे हैं। नेता बोल के उनके छोड़ और हम लोग मेहनत करने बोल के हमके लिए सब कुछ प्रूफ चाहिए। हम लोग क्या डोनेशन मांग के लेके आ रहे हैं या भीख मांगते? चंदे के संबंध में राजनीतिक दलों पे जो उंगलियां उठी रही है, क्या देश की जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुकूल हम मिल करके कोई रास्ता खोज सकते हैं? नहीं खोज सकते। आप अपने पैसों के लिए कतार में खड़े हैं और यहाँ लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है काला धन घोटाला। देश में फर्जी दलों पर चुनाव आयोग जल्द ही कड़ी कार्रवाई करने वाला है और ऐसे करीब 250 राजनीतिक दल लिस्टेड किए हैं चुनाव आयोग ने, जिनका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ कागजों में मौजूद है। सियासी दल के नाम पर काला सफेद का लाइसेंस क्यों? मैं तो ऐसे इस प्रकार का जो एक्शन होगा, जो भी, मैं तो उसका स्वागत करता हूं। पूरी जांच होना जरूरी है कि आखिरकार वो है तो क्यों है। अच्छा कोई सुझाव आता है तो सरकार को उसको फौरन स्वीकार करना चाहिए। तो अगर ऐसे कुछ दल हैं तो उनके खिलाफ निस्संदेह कार्रवाई होनी चाहिए। जब बड़े बड़े नेता काले धन के खिलाफ लड़ने की बात कहते हैं तो पार्टियों को काला धन सफेद करने का राजनीतिक वॉलेट क्यों मिले? हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार बंद हो, हमारा एजेंडा है काला धन बंद हो। जब नोटबंदी का फैसला तुरंत, तो दलबंदी में क्यों विलंब? हिंदुस्तान के हर कोने में जिन्होंने देश के गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है, उनका हिसाब मैं चुकता कर रहा हूं भाई। आज हम आपको दिखाएंगे लोकतंत्र के नाम पर, पार्टी के नाम पर काले धन को सफेद करने वाली ब्लैक मनी वाली 250 वॉशिंग मशीन। नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। देश से ऊपर दल, जनता से ऊपर दल, काले धन से ऊपर दल। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में आखिर ऐसा क्यों और कब तक? ये सवाल आज इसीलिए क्योंकि चुनाव आयोग को यह पता चला है कि देश में करीब 250 राजनीतिक दल कानून से मिली छूट का गलत फायदा उठाकर काले धन को सफेद करने में लगे हैं। काले धन पर अगर राजनीतिक दलों से कोई सवाल पूछा जाए तो ये बिना शर्म, बिना डर, बिना किसी झिझक के कह सकते हैं, काला है तो क्या हुआ, दल वाला है। फंस गए। एक निर्णय से अच्छों का खेल खत्म हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और दोनों तालियों को स्वागत। और इसमें ये चंदे का हिसाब किताब कैसे होना चाहिए? चाय वाला, पान वाला, सब्जी वाला, राशन वाला और नौकरी वाला। देश का हर तबका काले धन के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार के साथ है, लेकिन देश की राजनीतिक पार्टियां कानूनी छूट का फायदा उठाकर ब्लैक मनी की वॉशिंग मशीन बन गई है, जहां काला धन आसानी से सफेद किया जा रहा है। फंस गए। उनको लग रहा था अब हमने टेक्नोलॉजी से ढूंढ रहे हैं कहां से रुपया आया, कब आया, वो आया था वो कौन था, सीसीटीवी कैमरा में देखा जा रहा है। और आपने देखा होगा दमादम रुपये पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं। काले धन को सफेद करने में जुटी वो राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी हैं, इसका पता चुनाव आयोग को है और अब बारी कड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने करीब 250 फर्जी राजनीतिक दलों पर शिकंजा कस दिया है। आने वाले दिनों में इन 250 फर्जी दलों की मान्यता रद्द हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इन फर्जी दलों को डीलिस्ट करने के लिए चुनाव आयोग सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को जानकारी देगा। सीबीडीटी को यह जानकारी इसलिए दी जाएगी क्योंकि चुनाव आयोग को शक है कि इन दलों की मदद से काले धन को सफेद किया जा रहा है। केवल जो पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइप का काम कर रहे हैं, आप उनको रद्द करना चाहते हैं, मगर जो मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चुनाव लड़ते हैं, हमको ये भी पता करना है कि उनके पास भी काला धन है कि नहीं। काला धन का जो मूल है, जो गंगोत्री है,
वो चुनावों से ही शुरू होती है। तो जब तक उसके ऊपर हम एक रोक नहीं डालेंगे तो ये कालाधन हमारे देश से हटेगा नहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में सिर्फ कागजों में मौजूद 250 राजनीतिक दलों ने 2005 से किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। गौर करने वाली बात यह भी है कि मार्च 2014 से जुलाई 2016 तक 239 राजनीतिक पार्टी बनाई गई। इनमें से ज्यादातर पार्टियां सिर्फ कागजों में उतरी, लेकिन चुनावों में नहीं। लेकिन नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने के खेल में ऐसे राजनीतिक दलों की चांदी हो गई। कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। इस तरह का इनका टैक्स एग्जम्पशन लेकर करके सरकार के नियमों का गलत फायदा उठा करके अगर लिया जाए जरूर एक्शन होगा। मैं व्यक्तिगत मेरा मत है कि राजनीतिक दलों की जवाबदेही होनी चाहिए। वो कहाँ से पैसा लाते हैं, कौन उनको पैसा देता है, ये इस बात का संज्ञान देश की जनता को होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही इसीलिए कराया है ताकि वो अपने काले धन को छिपा सके। तो ये काम सरकार को और चुनाव आयोग को बहुत पहले करना चाहिए था। अगर केवल कागजों में रजिस्टर्ड है तो निसंदेह कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है, उस बात की जांच होनी चाहिए। और अगर ऐसे कुछ दल हैं तो उनके खिलाफ निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी व्यवस्था में दरअसल राजनीतिक दलों को जिस तरह से चंदे वाली छूट हासिल है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 13A के तहत देश भर की राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स से 100% की छूट मिली हुई है। यानी राजनीतिक पार्टी को किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। साथ ही राजनीतिक पार्टियां 20,000 रुपए तक का चंदा कैश में ले सकती हैं और इसके लिए उन्हें चंदा देने वाले का नाम भी नहीं बताना होता है। राजनीतिक दलों के लिए ये ऐसी सुविधा है जिसमें काले धन को आसानी से सफेद किया जा सकता है। 250 ऐसी पार्टीज हैं जो 2005 के बाद कभी कोई इलेक्शन लड़ी नहीं, तो उसमें वाई कांट वी अमेंड द एक्ट टू से कि अगर आपने पार्टी बनाई है कि अगर आप कोई इलेक्शन नहीं लड़ते 2 इलेक्शंस में, दैट मीन्स इन 10 years, तो उसको खारिज किया जाए। प्रति व्यक्ति 20,000 रुपए के चंदे की छूट से राजनीतिक दल काले धन को सफेद कैसे कर सकती हैं, इसे समझ लीजिए। 20,000 रुपए तक के पुराने नोट ले सकती हैं पार्टियां। ऐसे में अगर 100 कार्यकर्ताओं ने 20-20 हजार रुपए जमा किए तो 20 लाख रुपए का काला धन सफेद हो जाएगा। अगर 200 कार्यकर्ताओं ने 20-20 हजार रुपए जमा किए तो 40 लाख का काला धन सफेद हो जाएगा। अगर 1000 कार्यकर्ताओं ने 20-20 हजार रुपए जमा किए तो 2 करोड़ का काला धन सफेद हो जाएगा। चुनाव आयोग के आंकड़ों में देश में इस समय कुल 1851 राजनीतिक दल हैं, जिनमें 7 राष्ट्रीय दल हैं और 58 राज्य स्तर के हैं, जबकि कम पहचान वाले रजिस्टर्ड दलों की संख्या 1786 है। अब सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग को यह लगता है कि राजनीतिक दल की आड़ में काले धन को सफेद करने का खेल चल रहा है, तो सरकार ने काले धन के खिलाफ लड़ाई में नोटबंदी की तरह दलबंदी जैसा फैसला अब तक क्यों नहीं लिया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े आप देखिए, 1703 राजनीतिक दल रजिस्टर्ड थे, लेकिन 1703 राजनीतिक दलों में से सिर्फ 464 ऐसी पार्टियां थीं जिनकी तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ा गया। चुनाव आयोग इन कागजी राजनीतिक दलों पर कार्रवाई का मन बना चुका है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां करोड़ों रुपए का चंदा लेकर चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंकती आ रही हैं, उन पर नकेल कसने की क्या तैयारी है चुनाव आयोग की? ये रिपोर्ट है। नोटबंदी के बाद एक तरफ अपने कमाई के नोटों के लिए तरसती जनता है, तो दूसरी ओर काला और सफेद के बीच सियासत करते राजनीतिक दल। आज हिंदुस्तान के हर कोने में जिन्होंने देश के गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है, उनका हिसाब मैं चुकता कर रहा हूं भाइयों। देश की जनता की उम्मीद भी यही थी कि प्रधानमंत्री काले धन के खिलाफ लड़ाई में बिना किसी भेदभाव के हर गुनहगार का हिसाब चुकता करेंगे, लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि चुनावी चंदों पर राजनीतिक दलों को मिल रही छूट में बदलाव नहीं करके सरकार ने लड़ाई कमजोर कर दी। अपोजिशन आ रहा था, उनको खुश करने के लिए अब उन्होंने उनको एक तोहफा दे दिया। गरीब पब्लिक है, डेली है, कर्मचारी, उसके लिए रिबेट होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसे ब्लैक मनी है, जितना लोग अपना डाल लेगा पार्टी के नाम में, और फिर बाद में अपना निकलते रहेगा। राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे के मामले में जो जनता चाहती है
वही चुनाव आयोग भी चाहता है। इसीलिए चुनाव आयोग ने सरकार को सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों को चंदे में 20,000 वाली छूट के बजाय अब 2,000 रुपए तक की ही छूट दी जाए। चुनाव आयोग का मानना है कि पार्टियों को 2,000 रुपए से ज्यादा गुप्त चंदे पर रोक लगे। चुनाव आयोग का ये सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पसंद आया। मैं आज हमारे देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश के राजनीतिक दलों को भी काले धन से मुक्ति के लिए आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। राजनीतिक दलों पर शिकंजा कसने का जब दबाव बढ़ा तो प्रधानमंत्री को चुनावी जनसभा के दौरान कहना पड़ा कि उन्होंने सभी पार्टियों से चंदे पर चर्चा करने की अपील की थी। देश की जनता के सामने ये चंदे के संबंध में राजनीतिक दलों पे जो उंगलियां उठी रही है, क्या देश की जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुकूल हम मिलकर के कोई रास्ता खोज सकते हैं कि नहीं खोज सकते? ये बात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कही थी। देश की जनता कह रही है कि जब नोटबंदी पर चर्चा की जरूरत नहीं पड़ी तो राजनीतिक दलों की चंदाबंदी पर चर्चा की जरूरत क्यों है? देश की कमान सरकार के हाथ में होती है और सरकार की कमान कहीं ना कहीं सियासी दल के हाथ में होती है। पक्ष विपक्ष संसद सिस्टम इन सब पर राजनीतिक दलों का ही कब्जा है। तो बदलाव की शुरुआत जनता से क्यों, पार्टियों से क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता काले धन के खिलाफ लड़ाई में अब भी जी जान से जुटी है। अब तो उन्हें सरकार से नया हथियार भी मिल गया है। ब्लैक मनी इन्फो @incometaxindia.gov.in ये कोई आम ईमेल एड्रेस नहीं है, बल्कि काले धन के खिलाफ लड़ाई में सबसे अचूक हथियार है। इसका इस्तेमाल देश की जनता को करना है और जनता कर भी रही है। इस ईमेल आईडी पर लोग काले धन वालों की सूचना सरकार को दे सकते हैं। पहले 4 दिनों में इस ईमेल आईडी पर 10,000 से ज्यादा ईमेल मिले हैं। इनमें करीब 6,000 ईमेल में काले धन वालों से जुड़ी सूचना दी गई। और जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमने मंगवाई थी, जस्ट उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ कि जैसे किसी ने कोशिश की हो कि मैं अपने 10 अकाउंट में 2-2 लाख रुपया जमा कर दूं, मैं सरकार की रडार में नहीं आऊंगा, लेकिन हमारे रडार में वो आ गए, क्योंकि या तो उनका एड्रेस कॉमन मिल गया है, या फोन नंबर कॉमन मिल गया है, या तो उनका पान नंबर कॉमन मिल गया है। सो इस तरह का भी हम जोड़ने की बाद में कोशिश करेंगे। ईमेल पर आम लोगों की सूचना के आधार पर पहले जांच पड़ताल की जाती है और फिर कार्रवाई की तैयारी की जाती है। जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं, वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाई। उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को चूर चूर करने का पाप जिन्होंने किया है, वो बचने वाले नहीं है। देश भर में काले धन के कुबेरों के पते पर हो रही छापेमारी को इस ईमेल आईडी के इस्तेमाल से और ज्यादा बल मिला है। यानी अब काले धन के खिलाफ लड़ाई में देश का हर आदमी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों की तरह काम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपके लिए यह भी जानना उतना ही जरूरी है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले चुनाव आयोग में सचिव को एक आवेदन देना होता है और इस आवेदन का ड्राफ्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है। आवेदन के साथ साथ 10,000 रुपए का ड्राफ्ट भी जमा करना होता है। पार्टी का उद्देश्य और स्ट्रक्चर भी बताना होता है। पार्टी को आवेदन के साथ अपना संविधान भी देना होता है। पार्टी को 100 सदस्य जो वोटर भी है, उसके ऐसे सदस्य, उनकी सूची भी देनी होती है। पार्टी का कोई भी सदस्य आयोग में रजिस्टर्ड दूसरी पार्टी का सदस्य ना हो। पार्टी के नाम पर कोई बैंक अकाउंट हो तो उसका ब्यौरा सोर्स भारतीय चुनाव आयोग के पास देना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री काले धन के खिलाफ लड़ रहे हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी पर सीधे सीधे रिश्वत लेने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के आरोप यह है कि पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम रहते हुए सहारा समूह से करोड़ों रुपए लिए थे। राहुल गांधी का दावा यह भी है कि आयकर विभाग के पास इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन राहुल गांधी ने साफ नहीं किया कि क्या वो इन सबूतों और आरोपों को लेकर कोर्ट जाएंगे या फिर नहीं। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ऑगस्टा वेस्टलैंड करप्शन के मामले में कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं।
29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। तो अब जब बार बार परिवार तक बात पहुंची है ऑगस्टा वेस्टलैंड में, उसको लेकर बहुत परेशान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए। राहुल गांधी गुजरात के मेहसाणा में भाषण दे रहे थे। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों का करारा जवाब दिया है। पहले आप राहुल गांधी के उन आरोपों को सुनिए जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि ऑगस्टा और नेशनल हेराल्ड केस घोटालों में गांधी परिवार को घिरता देख राहुल गांधी हताश हो चुके हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड करप्शन के मामले में कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके परिवार का नाम आ रहा है, उसको लेकर बहुत परेशान है। तो ध्यान बटाने के लिए राहुल गांधी ने यह बेबुनियाद स्टेटमेंट दिया है। राहुल गांधी रिश्वत के जो आरोप पीएम मोदी पर लगा रहे हैं, दरअसल यही आरोप अरविंद केजरीवाल भी लगा चुके हैं। केजरीवाल के पुराने साथी प्रशांत भूषण ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बिना सबूतों के देश के प्रधानमंत्री पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकता। आप कितनी आसानी से लोगों पर कलंक लगा रहे हैं। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसे आरोपों के साथ काम करना मुश्किल होता है। हमें संतुष्ट करने के लिए सबूत लाइए। नंबर 401 शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल लगातार सरकार पर लोकसभा में उन्हें ना बोलने देने का आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी ने चुनौती दी थी कि अगर उन्हें बोलने दिया जाए तो भूकंप आ जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि उनके पास पीएम मोदी के खिलाफ सबूत हैं। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू कम। लेकिन आज जब राहुल बोले तो सब बासी निकला। देश की सर्वोच्च अदालत पहले ही इन आरोपों को बेबुनियाद बता चुकी है। सवाल यह है कि राहुल गांधी के पास सबूत हैं तो वो अदालत में क्यों नहीं जाते? वो सहारा की जिस डायरी की बात कर रहे हैं उसे सामने क्यों नहीं लाते? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कम से कम इस पूरे सिनेरियो से इतना तो साफ है कि चुनाव आयोग को ज्यादा अधिकार की जरूरत है। क्या कर सकते हैं? चंदे में पारदर्शिता के लिए इलेक्शन कमीशन ने पहले प्रस्ताव दिया था। 1000 से ज्यादा के अज्ञात चंदा मिलने पर रोक लगे। राजनीतिक दलों को 20,000 से ज्यादा के चंदे की जानकारी देनी होती है। इसके साथ ही 2000 से ज्यादा के चंदे की जानकारी इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने का प्रस्ताव भी था। देश में अभी 7 राष्ट्रीय, 58 रीजनल और 1786 रजिस्टर्ड पार्टियां। चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दल को रजिस्टर करने का अधिकार है। मान्यता प्राप्त दल को डी रजिस्टर करने का अधिकार, यानी कि उनकी मान्यता रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। और चंदे से काला धन सफेद करने की सियासत लगातार हो रही है। साल 2013-14 के आंकड़े आप देखिए, जिसमें 6 राष्ट्रीय दलों को 69.3% अज्ञात स्रोत यानी कि अननोन सोर्सेस से पैसे मिले। 2013-14 में 6 राष्ट्रीय पार्टियों के पास 1518 करोड़ रुपए थे, जिनमें से 813.6 करोड़ रुपए अज्ञात लोगों से मिला चंदा था। पार्टियों को कूपन बेचकर 485.8 करोड़ रुपए की आय हुई थी। साल 2013-14 में कांग्रेस की कुल आय का 80.6% अज्ञात स्रोत से था। बीजेपी की कुल आय का 67.5% अज्ञात स्रोत से ही आया था। और ये एडीआर की तरफ से आंकड़े सामने आए हैं और ये साफ बताते हैं कि क्यों अज्ञात यानी कि अननोन सोर्सेस से चंदे पर रोक लगनी चाहिए। अब आपको ये बताते हैं कि राजनीतिक पार्टियां कालाधन सफेद कैसे करती हैं। अगर 100 कार्यकर्ताओं ने 20-20 हजार जमा किए तो 20 लाख का कालाधन सफेद हो जाएगा। अगर 200 कार्यकर्ताओं ने 20-20 हजार जमा किए तो 40 लाख का कालाधन सफेद हो जाएगा। और अगर 500 कार्यकर्ताओं ने 20-20 हजार जमा किए तो 1 करोड़ का कालाधन सफेद हो जाएगा। और ऐसे में अगर 1000 कार्यकर्ताओं ने 20-20 हजार जमा किए तो 2 करोड़ का काला धन सफेद होने में देर नहीं लगेगी।